हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली टाइम आ गया। कल नीट का पेपर है आपका। आई थिंक सबने तैयारी कर ली होगी और बहुत कुछ पढ़ा भी होगा इस साल। ये तैयारी आप लोगों ने जो करी है पूरे साल की, इसे कल के एग्ज़ाम में साबित करने का वक्त आ गया है। कल एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ मेन टॉपिक्स जिन्हें आपको एक बार थॉरोली रिवाइज़ कर लेना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी के। पहले शुरुआत करते हैं 12th की बायोलॉजी से। देखो, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले बायोलॉजी का ही पोर्शन करना चाहिए। रीज़न, इससे एक तो कॉन्फिडेंस गेन होता है और दूसरा क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में कोई ऐसा एनालिसिस, कोई कैलकुलेशन नहीं है। या तो क्वेश्चन होंगे आपसे या तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अनडाउटेडली टाइम कम लगेगा और एक स्मूथ स्टार्ट होगा। बायोलॉजी में जनरली ऐसा भी हो जाता है कई बार कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ रखे रहते हैं या लास्ट के, तो आप बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन OMR शीट फिल करते वक्त हर डॉट को साथ के साथ उसी वक्त भरें। ऐसा ना करें कि पहले क्वेश्चंस कर लिए और लास्ट में सारे डॉट्स एक साथ भर रहे हैं। कई बार डॉट गलत भी भर जाते हैं, जिसे हम लोग बायोलॉजी में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, यानी एक गलती होने पर आगे का सारा सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है। तो वो गलती ना हो, इसके लिए डॉट साथ के साथ भरें। और जैसा कि बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी में एक रूल है, पता नहीं बाकी टीचर्स इससे सहमत होंगे या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, बायोलॉजी में होता है लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली बार में जो पसंद आ जाए, जिस ऑप्शन पे आपका दिमाग अटक जाए कि हाँ यही है, उसी पे टिक करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि आप जब ज़्यादा सोचते हो ना, तो हमेशा गलत आंसर टिक करके आते हो। तो आपको करना है उसी पर टिक जो आपको पहली बार में सही लगता है। और कोई क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे सर्कल मारो, आगे बढ़ो। टाइम नहीं है आपके पास। और जिस हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई जाती है पेपर इजी आने पर, एक्सपेक्टेड है कल का पेपर थोड़ा मॉडरेट आएगा। अब पेपर कैसा भी आए, आपको पूरा कर कर आना है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो 4 नंबर जाएंगे। ठीक है, अटैम्प्ट नहीं करते हो तो 4 नंबर जाएंगे, लेकिन गलत अटैम्प्ट करते हो तो 5 जाएंगे, तो -1 ही तो बढ़ा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप सारा अटैम्प्ट करके आओ, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने, पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायो से। तो क्लास 12th की बायो में चैप्टर 1 बहुत ही आसान है। आपको उसमें सबके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वेजिटेटिव पर्पिक्यूल सारे याद करने हैं। मियोसाइट्स क्या होती हैं, मोनोशियस डायोशियस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, आइसोगैमीट्स के एग्जाम्पल, एनाइसोगैमीट्स के एग्जाम्पल्स, और आपको थोड़ा सा लास्ट में जो फिगर दी हुई हैं जिसमें P और S लिखा हुआ है, पेरिकार्प और सीड, वो भी याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर 2 पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी पॉलन मदर सेल चाहिए XYZ नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसके ड्रॉबैक्स। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हाँ, क्वेश्चन आ सकता है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, और कौन से सीड का वायबिलिटी पीरियड कितना है, जैसे ल्यूपाइनस एक्टिकस का 10,000 दिया है, फिनिक्स टेक्टिलीफेरा का 2,000 साल दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। और पोलन ग्रेन का एवरेज डायमीटर जो है ना 25 माइक्रोमीटर, ये भी टिप्स पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी फैमिली का कितना वायबिलिटी पीरियड है एज पर NCERT। पोलन ग्रेन्स के फ़ायदे नुकसान, ये तो जस्ट आपने थॉरोली रीड करे ही होंगे। अच्छा, फिर चैप्टर 3 में आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कैलकुलेशन बेस्ड याद होना चाहिए। वही कि मतलब कितने स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेंगे, कितने ओगोनिया से ओवम बनेंगे। प्लस आपको गेस्टेशन के दौरान हार्मोन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारे पढ़ने हैं। कौन कौन से हार्मोन्स का क्या इंपैक्ट रहता है, गेस्टेशन के कौन से मंथ में कितना एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन आ सकता है हार्मोनल कंट्रोल पे कि नेगेटिव फीडबैक में कौन है, पॉजिटिव फीडबैक में कौन है। पॉजिटिव फीडबैक में ऑक्सीटोसिन होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, नेगेटिव फीडबैक सभी हार्मोन्स का होता है लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और चैप्टर 3 में आप लोग थोड़ा सा डायग्राम भी करके जाना अच्छे से, जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है पूरा, TS ऑफ ओवरी, और डायग्राम ऑफ स्पर्म, पूरा गैमीट का डायग्राम। ये कुछ डायग्राम है जो आपको अच्छे से करके जाने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर 4 पे आते हैं। तो आपको सहेली के बारे में पढ़ के जाना है, जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है एक बार। और मिनी पिल्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए आपको। जिफ्ट, गिट, ICSI। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो ये डेवलपमेंट होता है फीटस का, ये हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो या अंदर। अब बाहर हो रहा है तो इन विट्रो बोलते हैं, अंदर हो रहा है तो इन वीवो बोलते हैं। इन वीवो 2 टाइप का है, गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जी हाँ ये इन वीवो ही है,
बॉडी के अंदर होता है, सरोगेट फीमेल के अंदर, और है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये 2 हो गए। और इन विट्रो में 2 हैं, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब के अंदर गैमेट्स को मिलाते हैं, उसमें जिफ्ट आ जाता है, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर आते हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में। इस चैप्टर से आपको टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस के केस पढ़ के जाने, इस तरह के कि परसेंटेज वाइज की अगर फादर का जीनोटाइप ये है, मदर का ये है, तो कितनी प्रोजेनी O ब्लड ग्रुप की या AB ब्लड ग्रुप की आ सकती है। फिर आपको जो पेज नंबर 79 पे डायहाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, उससे रेशियो याद करके जाने हैं, फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक रेशियो भी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी कैसे जल्दी निकालते हैं फिनोटाइप। अच्छा, नेक्स्ट आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। थॉमस हंट मॉर्गन का जो डाटा था, कितने % रिकॉम्बिनेंट आई, कितने % वाइल्ड टाइप आई, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है जो थोड़ा सा डिराइव्ड है, आई कलर ऑफ फ्रूट फ्लाई का इनहेरिटेंस, जिससे क्रिस क्रॉस में रखा गया है। क्रिस क्रॉस आपको पता होगा ना, एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी में आते हैं लेकिन अपोजिट सेक्स में, यानी फादर से उसकी डॉटर को, डॉटर से उसके सन को। तो इसमें आपके क्या क्या आ गए, आई कलर ऑफ फ्रूट फ्लाई आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गया, हेमोफीलिया आ गया, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी आ गया। इसके बाद आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है, एक टेबल है ना जहाँ पे जीन और क्रोमोसोम का कंपैरिजन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फीचर जीन के हैं और कौन कौन से फीचर्स क्रोमोसोम के हैं। बस एक ही लाइन में थोड़ा सा फ़र्क है, जीन्स में लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, पेयर्स लिखा है, और वहाँ पे क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट पेयर लिखा है, खाली पेयर्स नहीं लिखा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि क्रोमोसोम कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीन तो आपको पता है ना लगभग 30,000 के आसपास रहते हैं ह्यूमन जीनोम में। इसके बाद टॉप पॉइंट आ जाता है म्यूटेशन का, थोड़ा सा म्यूटेशन से क्या है नतीजा, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट चैप्टर 6 में भी है, खैर वहाँ तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा डिसऑर्डर्स पढ़ के जाने, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिकल सेल एनीमिया, और कल क्वेश्चन आ सकता है इस पर, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। वही पूछेंगे कि GAG में चेंज आया, GUG हो गया, अमीनो एसिड कौन सा रिप्लेस हो गया, तो वो एकदम सटीक जवाब आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आपको पता है प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन है, एनिमल्स में खैर होता नहीं है, मतलब पूरा एक एक्स्ट्रा सेट आ जाना क्रोमोसोम का, कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं इसको। पॉलीप्लॉइडी के बाद आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम एक कम ज़्यादा हो जाए। तो एक कम ज़्यादा किस में होता है, एक कम ज़्यादा होता है जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये 3 ही पढ़ने, ज़्यादा एक्स्ट्रा पे मत जाना, क्राइडू चैट सिंड्रोम, ये वो फलाना टिमका, एडम सिंड्रोम, मत पढ़ना उनको, सिर्फ 3 ओनली। NCERT बेस्ड तैयारी करके जाओ। अगर NCERT के क्वेश्चन से बाहर आया और तुमसे नहीं हुआ तो इतना दुख नहीं होगा जितना NCERT का क्वेश्चन ना कर पाने पे होगा, क्योंकि बुक आपके पास थी, पूरा साल था, पढ़ा नहीं, और वो क्वेश्चन लगा के नहीं आए तो बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ना है आपने। बुरे से बुरे, वर्स्ट से वर्स्ट में भी आप बायो में 360 में से 340 आराम से करके आओगे। पेशेंस रखना, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, टिक लगाना, जो पहला आंसर आपने टिक किया उसी पे स्टिक रहना, ज़्यादा मत सोचना लेकिन तब जब पेपर पूरा कर लो उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या था। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में रीडिंग करते करते हम लोग गलत चीज़ पे आ जाते हैं ना। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में चैप्टर में जो टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो उसका ग्राफ आपको याद रखना है, बेल शेप्ड होता है। प्लियोट्रॉपी आपको पढ़ना है। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन के मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स होते हैं। तो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए कौन कौन से प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल है। ये एपिस्टेसिस वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना है, बिकॉज दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, सिर्फ NCERT बेस्ड कंटेंट। उसके बाद आते हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको याद रखना है कि 3' एंड पे क्या रहता है, 5' एंड पे आपको पता है फॉस्फेट मॉइटी रहती है, 3' पे OH ग्रुप रहता है। न्यूक्लियोटाइड्स के नाम एक्जैक्टली आपको पता होने चाहिए। हाँ, इसको इग्नोर करते हैं ना, पता नहीं होता है। एडिनाइलिक एसिड को एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। नाम दे देंगे आपको 4-5, कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्लियर पता होना चाहिए। अच्छा, मिशर का कंट्रीब्यूशन क्या था, इरविन चार्जेफ ने क्या कहा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। डबल हेलिक्स मॉडल के सैलियन फीचर्स आपको याद होने चाहिए। सेंट्रल डॉगमा तो आप जानते ही हैं, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। एक्सेप्शन आपको पता है, रेट्रोवायरसेस। फिर आते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग में आपको पता होना चाहिए हिस्टोन 2 तरह के हैं, कोर और लिंकर। हिस्टोन में, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में जो था यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। डिफरेंसेस आपको इसके क्लियर होने चाहिए पैकेजिंग के हिसाब से, कौन लूजली पैक्ड है, कौन डेंसली पैक्ड है, ठीक है।
और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आपको सारे पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज वायरस वाला, क्योंकि इसी ने प्रूव किया था दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। फिर आते हैं मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस मशीनरी में एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और रॉ मटेरियल का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और एनी एरर कैन कॉज म्यूटेशन। ये बात आपको याद होनी चाहिए, है ना। और फिर नंबर 107 पे आते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद भी सेल डिवाइड नहीं करती तो सेल के अंदर पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन, क्यों ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड्स का एक साथ नहीं होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 112 पेज पे जो पॉइंट्स लिखे ना जेनेटिक कोड के 6 पॉइंट, कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, स्पेसिफिक होता है, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये आपको याद होना चाहिए। सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आप सीधा लैकोपेरॉन पे आ जाना। लैकोपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है हमारे सिलेबस में जो अभी फिलहाल दिया हुआ है। और जो पेज नंबर 115 पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के 4 पॉइंट्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल और ट्रांसलेशन लेवल पता होने चाहिए आपको। यूटीआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो सैलिएंट फीचर्स 120 पेज पे दिए हैं, 9 पॉइंट्स हैं, वो सारे पता होने चाहिए। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन, सबसे ज़्यादा जीन्स क्रोमोसोम 1 पे, सबसे कम वाई पे, ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। फिंगरप्रिंटिंग पे आते हैं, तो फिंगरप्रिंटिंग में एलेक्स जेफरी का नाम, यस ही इज़ नोन एज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसमें हम यूज़ करते हैं मिनी सैटेलाइट, और मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम याद है, भूल गए, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और उसको पकड़ने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए हम करते हैं VNTR प्रोब का यूज़। ओके, तो ये सब था चैप्टर 6। इतना टफ नहीं है, कंटेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये है कि लास्ट टाइम पे एकदम से कैसे याद करेंगे। चैप्टर 6 अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मेन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नज़र आती हैं वो है एल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड और म्यूटेशन, यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन, एंड द लास्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7 पे आते हैं, इवोल्यूशन पे आते हैं। तो इवोल्यूशन में जितने भी कनेक्टिंग लिंक हैं, जैसे इक्थियोसॉरस है, आर्कियोप्टेरिक्स है, ये सब याद करने हैं आपको। एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स के सारे एग्जांपल याद करने। अडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन ज्यों का त्यों NCERT का याद होना चाहिए। फाउंडर्स इफेक्ट पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंट वैराइटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और जहाँ तक बात है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की, तो आपको पता ही है कोई नेचुरल केस नहीं है, इट्स अ हाइपोथेसिस, ये समझाने के लिए कि इवोल्यूशन होता कैसे है। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसमें जो बातें बताई गई हैं 5 पॉइंट, कि ये 5 चीज़ें नहीं होंगी तो इवोल्यूशन, अगर 5 चीज़ें नहीं होंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं? जीनेटिक माइग्रेशन जो बार बार हो तो जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, और क्या होता है जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है, देन नेचुरल सिलेक्शन एंड मे बी जेनेटिक म्यूटेशंस, है ना, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, हाँ, सडन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए आपको याद रखना एक पॉइंट कि इसके लिए पॉपुलेशन साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन साइज़। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जाने से पहले हाँ एक चीज़, ह्यूमन इवोल्यूशन में जो फॉसिल्स के नाम है सारे याद करना, डेट वगैरह, जगह कहाँ कहाँ कौन सा मिला था। और नई NCERT में थोड़ा सा वो भीमबेटका रॉक्स वगैरह थोड़ा सा ऐड हुआ है, वो भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से। चैप्टर 8 पे आओ, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, सारी बीमारियाँ और उनके कॉजेटिव पैथोजेंस याद होने चाहिए आपको। इसमें मेन बीमारी बताता हूँ कौन सी है, टाइफॉइड, एड्स, कैंसर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी क्या है ना, ये पता होना चाहिए कि हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन्स डालते हैं बॉडी में। ड्रग्स में आपको नारकोटिक्स, ड्रग्स में सारी पढ़ के जानी है, ओपियोइड्स, कोकेन, कोका एल्कोलॉइड्स सब पढ़ के जाना है। लीवर सिरोसिस कैसे होता है, ठीक है, ये सब मेन चीज़ें आपको पढ़नी है। डिजीज़ में आपको बता दी मेन कौन सी है, और थोड़ा सा वो जो लाइफ साइकिल है ना, कौन सी, प्लाज्मोडियम की, मलेरियल डिजीज़ की जो है वो करके जानी है। 9th स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन में टेबल 9.1 और 9.2 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल सारे याद कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना, मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है क्लासरूम में। फिर आते हैं चैप्टर 9 में एक टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम दिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, जो एक दिन में लगभग 25 टन प्रोटीन बना सकता है। खुद सिर्फ 250 ग्राम है लेकिन 25 टन प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। और चैप्टर 9 में हाँ कुछ वैराइटीज़ हैं, इम्प्रूव वैराइटी, जैसे नाम दिए सोनालिका, कल्याण, सोना, ये याद रखना है। एटलस 66 ये याद रखना है। टिश्यू कल्चर में एक टर्म है टोटीपोटेंसी, ये याद होना चाहिए आपको। फिर आते हैं चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप देखना एक पेज होगा जिस पे ना सारे के सारे नाम दिए हुए हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के,
एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने वाले अलग अलग बैक्टीरिया हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड के लिए, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड के लिए, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड के लिए, लैक्टोबैसिलस फॉर लैक्टिक एसिड, वो सब है ना। और स्ट्रेप्टोकाइनेज नेचुरल क्लॉट बस्टर है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, और ये स्टैटिन्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसी चैप्टर 10 के ना बिल्कुल लास्ट में कुछ माइक्रोब्स के नाम हैं जो एक बायो फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ग्लोमस जीनस का फंगस माइकोराइजा में है, ट्राइकोडर्मा फंगस रूट पैथोजन से बचाता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर्थ्रोपॉड्स पेस्ट यानी जो टिड्डे वगैरह होते हैं उनको खेत में ख़त्म कर देते हैं। ओके, चैप्टर 9 में और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? चैप्टर 9 देखो अच्छे से कर लेना, मुझे लग रहा है इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे आराम से। चैप्टर 11 पे आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में। यहाँ से जो PBR 322 का डायग्राम है बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। हो सकता है कल डायग्राम आ जाए और उसमें ब्लैंक छोड़ दें कुछ आपसे पूछने के लिए। और आपको हाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या करता है, कितने तरीके से हम जीन होस्ट में डाल सकते हैं, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन आपको याद ही होगी, हिंट सेकंड है। और हर एंजाइम का अपना एक लोकेशन है PBR 322 में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बायोरिएक्टर पढ़ के जाना। तो चैप्टर 11 में मेन है PBR 322 और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, मेथड्स टू मेक होस्ट सेल कॉम्पिटेंट, PCR के तीनों स्टेप्स, ठीक है। थोड़ा सा पूछ सकते हैं प्राइमर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट चैप्टर 12 पे आते हैं। चैप्टर 12 में सबसे इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी, जिसमें हम लोग करेक्ट जीन बॉडी में रूटीनली डालते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पे, वही नीमेटोड इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए जो हमने बनाया था RNA इंटरफेरेंस वाला केस, और BT कॉटन जो लेपिडोप्टेरन्स को रोकने के लिए। चैप्टर 12 में एलाई लिली ने इंसुलिन बनाया। इंसुलिन में कितने कितने अमाइनो एसिड्स हैं, कितनी चेन है, कैसे ब्रिज से जुड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और चैप्टर 12 हो गया, 12 ठीक है। सारी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए आपको पूरी NCERT में जितनी भी दी हैं, GAC ICRI सब। चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में स्टार्टिंग में ग्राफ है, वो ग्राफ अच्छे से कर लेना, जिसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन वगैरह दिया है। मेजर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी हैबिटेट को, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर आगे बढ़ें तो हाँ, इसमें ग्राफ दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो दोनों जे शेप्ड भी और सिग्मॉइड कर्व दोनों अच्छे से आपको होना चाहिए। पॉपुलेशन इंटरेक्शन सारे याद करके जाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंसलिज्म और ब्रूड पैरासाइटिज्म है। सुना आपने, अमेंसलिज्म और ब्रूड पैरासाइटिज्म। अच्छा, और वंस इन अ लाइफ टाइम जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, दिए हुए NCERT में 232 पेज पे ही है शायद फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर 14 इकोसिस्टम में। यहाँ से कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मीन एनुअल प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की, वो आपको याद करके जानी है, शायद 170 बिलियन टन्स। और आपको याद करके जाना है प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, NCERT में यूनिट्स दी हुई हैं, याद रखनी है आपको। और डिकम्पोजिशन के स्टेप्स, फैक्टर्स प्रोमोटिंग डिकम्पोजिशन, है ना। और तो क्या है इसमें, ठीक है, इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम में फूड चेन्स वगैरह पढ़ लेना, देख लेना। फूड चेन मतलब वही इन्वर्टेड पिरामिड आता है बायोमास का, एक्वेटिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 15 पे बायोडाइवर्सिटी। ये वो चैप्टर है जिसमें आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे, सारे नंबर्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग, इंडिया वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करता है, लगभग 2.4%, और बायोडाइवर्सिटी 8.1%। ये जैसे कितनी ऑर्किड्स की वैरायटी है, कितनी बीटल्स की वैरायटी है, सब आपको याद होना चाहिए। कितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जैसे 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और नहीं 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और 90 नेशनल पार्क्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ रेयर एनिमल्स के नाम विद देयर लोकेशन याद होने चाहिए, जैसे एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में होता है असम के। फिर आ जाते हैं चैप्टर 16 में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आप कैटलिटिक कन्वर्टर, उसमें लगे हुए जो महंगे मेटल्स हैं वो ये याद करके जाने, प्लेटिनम पैलेडियम रोडियम, क्या प्रिकॉशंस हैं, CNG के क्या बेनिफिट्स हैं। और अभी जो लेटेस्ट वैल्यू है यूरो 6 जो चल रहा है, BS6 बोलते हैं जिसे, जिसमें हम सल्फ़र और हाइड्रोकार्बन एमिशन 35 ppm पे लिमिट कर रहे हैं फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। प्लस आपको थोड़ा सा लास्ट में जितनी भी केस स्टडी हैं सारी पढ़ के जानी है, क्योंकि उनमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी दिए हुए हैं अलग अलग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस और उनके कंट्रीब्यूशन, वो जो पाई चार्ट बना ना NCERT में, वो याद करना है, ठीक है। कौन सी गैस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी कम है।
और समय समय पे जो कन्वेंशंस हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, ये इनकी डेट तो क्या एग्जैक्टली ईयर याद कर लेना बस, ठीक है। रमसार साइट आपको पता है ईरान में हुआ था, रमसार कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ये पढ़ के जाना है। और बस होगी क्लास 12th 20 मिनट में, सिंपल। पढ़ा सब कुछ है, देखो याद सब कुछ आ जाएगा। कल का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने सब किया है, बस एक बार रिवाइज़ करना है मेन हाइलाइट्स। पेपर से 6 घंटे पहले कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को शांत रखो, सिर्फ ध्यान लगाओ। जितना दिमाग शांत रहेगा पेपर उतना अच्छा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी बुक लेकर पढ़ने पलटते रहोगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्या देखा था क्या देखा था। तो 6 घंटे पहले छोड़ देना है पढ़ना, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करके आओ, ठीक है। अभी एक वीडियो और बनाता हूँ मैं 11th के लिए।